नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, तो आज आप 25वीं क्लास को वॉच करेंगे। इससे पहले हमने आपको 24 क्लास प्रोवाइड करा दिया था। जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे, पास होना है तो देख ही समझ रहे होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले बता दूँ, कल सीपीओ का रिजल्ट आया। 100 से अधिक बच्चे, 132-33 तो कल शाम को ही दे दिया था। आज 2-3 बच्चे और ने भेज दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करीब 125 से अधिक बच्चे जिन्होंने मुझे क्रेडिट दिया कि भाई जीके जीएस में आपका चीज़ काम आया, आप काम आए, तो उन सभी का हाथ जोड़ के नमन। एक्चुअली मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत आपका ही है। ठीक है भैया, आगे भी जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। आप लोग बस जोर लगा के पढ़िए, मैं आपकी जो है इस रास्ते में पूरा सपोर्ट करूँगा। तो जैसा कि अगर आपको हमारी ई बुक वगैरह चाहिए जो एसएससी के लिए अपने आप में रामबाण है, आपने भी सुना होगा कई एग्जाम में तो इसकी डंका पिट गए, तो आप लोग ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप पे ले जाएगा आपको, और तब आप जो है बात करके ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता दूं कि कौन सा कौन खरीदे, क्योंकि ये जो सीरीज देख रहे हो ना, ये भी एसएससी के लिए है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो आपको ज़रूरत है ई बुक का, यानी पैरासीटामोल 500 का। ठीक है, अगर 12 से लेकर 14-15 क्वेश्चन आप बना लेते हैं, सिर्फ आपको मार्क बढ़ाना है, तो आपको जरूरत है ये वाली सीरीज का जो अभी आप देख रहे हो, 49 रुपये वाली 30 सीरीज का। तो यहाँ पे जो है मैं यहीं पे बता देता हूँ कि आपको कौन सा लेना हो। बहुत ज़्यादा जीके कमजोर है जो चाहते हैं कि एक बार पढ़ के लपेट लूँ फिर कोई दिक्कत ना हो, तो दोनों एक साथ ले लीजिए, पढ़िए, थोड़ा 1-2 महीना टाइम दीजिए और पढ़ के जो है एकदम जो है निकालिए, एग्जाम ऑफिसर बनिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न जो है, T20 क्रिकेट में 7000 रन बना सबसे फास्ट रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। अब देखिए T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले जो बन गए हैं, ये है आपका केएल राहुल साहब। अगर 4000 सबसे फास्ट रन बनाने वाले कहते हैं T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए, तो ये भैया आपका ऋतुराज गायकवाड़ जो है इंडियन है, और T20 फॉर्मेट में 4000 रन सबसे फास्ट बनाए हैं, और 7000 रन सबसे फास्ट केएल राहुल बनाए हैं। आईपीएल में जितने भी टीम होती हैं उनमें एक टीम होती है लखनऊ का, तो उनके कैप्टन कौन होते हैं, केएल राहुल होते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है इस समय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये आंकड़ा जैसे मान लीजिए वो मैच खेलेगा और 4 गो मैच में 0-0 पे आउट हो जाएगा, तो जिनको पछा रहा है वो आगा हो जाएगा ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे चीज में थोड़ा सा एक बार कंफर्म हो ले एग्जाम में जाने से पहले। बहरहाल अभी जो है रोहित शर्मा सबसे टॉप पे है T20 में रन बनाने में। T20 क्रिकेट में सबसे फास्ट शतक लगाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। 35 बॉल के अंदर बन गए हैं रोहित शर्मा शतकवीर। किसके खिलाफ भैया, श्रीलंका के खिलाफ T20 फॉर्मेट के अंदर। तो इंडियन में अगर सबसे फास्ट शतक बनाने वाला T20 में कहेगा तो रोहित शर्मा को आंसर लगाएंगे। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अच्छा एक चीज और बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का अंदाजा लगाइए किसके नाम है, सबसे ज्यादा अंदाजा रन लगाने का रिकॉर्ड, तो जसप्रीत बुमराह के नाम है भाई। जसप्रीत बुमराह के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, और ये क्वेश्चन शायद सीपीओ में पूछ भी दिया गया था, इससे पहले बता दिए थे। ठीक है भाई। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है, तो रोहित शर्मा के नाम हो गया। किसे पछाड़ कर, तो क्रिस गेल को पछाड़ के। क्रिस गेल अभी भी सेकेंड स्थान पे है छक्का लगाने के मामले में, जबकि आईपीएल में अगर सबसे ज्यादा छक्का कहेगा ना आईपीएल के अंदर, तो आईपीएल के अंदर अभी भी क्रिस गेल ही सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले जो है शतकवीर तो इन्हें नहीं कह सकते हैं, छक्का वीर कह सकते हैं क्या, नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले आईपीएल के अंदर क्रिस गेल है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सभी क्रिकेट फॉर्मेट मिला के रोहित शर्मा है ना। रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा की जो सबसे बड़ी लंबी व्यक्तिगत पारी है ये 264 रन है, जो आज तक ये दीवार को कोई नहीं छू सका है अभी तक। और रोहित शर्मा 3 बार जो है दोहरा शतक लगा चुके हैं। कोई एक बार लगाने के लिए तरसते हैं, महाराज 3 बार लगाए हैं, जय हो। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराए गए, जहां पे विजेता कौन रहे हैं, भारत, और उप विजेता कौन रहे थे, इसका रनर अप तो ये रहे थे साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इस टीम के कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। देखिए T20 एक्चुअली हमने 2 बार जीता है। एक बार हमने 2007 यानी शुरुआती एडिशन में जीता था, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी यानी माही जो है कैप्टन थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने 2011 में ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भी जीते
जीता और सबसे पहले हमने 1983 के अंदर कपिल देव साहब के कप्तानी में हमने ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता था। तो कई बार हमने जीते हैं, अलग अलग कप्तान का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन कहेगा तो डेविड वार्नर बनाए हैं, ये आपका विदेशी मूल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। इसके अलावा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अगर विदेशी खिलाड़ी में ऑप्शन दिया गया है तो कगिसो रबाडा। क्या भाई, अगर विदेशी खिलाड़ी में ऑप्शन दिया गया है तो कगिसो रबाडा को आंसर लगाना है। अगर देसी खिलाड़ी में ऑप्शन दिया गया है तो न युजवेंद्र चहल और न जसप्रीत बुमराह, आपको आंसर लगाना है किसको, हर्षल पटेल को। किसको लगाना भैया, हर्षल पटेल को। अब जो करंट आईपीएल है उनसे थोड़ा डाटा आपको जरूर याद रखना चाहिए, कम से कम पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और विनर और रनर अप, इतना जरूर ध्यान रखना है। देखिए जो आपका पर्पल कैप है, सबसे पहले ये बैगनी कलर का टोपी क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सबसे ज़्यादा जो आपका विकेट्स टेक करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिला है हर्षल पटेल को। और सबसे ज़्यादा रन जो बनाते हैं उनको दिया जाता है ऑरेंज कैप, है ना, तो ये दिया गया है आपका विराट कोहली साहब को, बिरटू को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, लेटेस्ट वाले आईपीएल के विनर और आपका जो रनर अप है इनको ध्यान रखिएगा। विनर है केकेआर सेकेंड टाइम, इसका दोहरा प्रतियोगिता मतलब दोहरी ट्रॉफी है। और आपका इसका उप विजेता रहे थे एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद रहे थे। इनके अलावा अगला प्रश्न है मांडवी और बेदी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए मांडवी और बेदी बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। देखिए गुजरात में कई चीज आपसे पूछता है, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो भी मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। महाराष्ट्र से भी आते हैं, एक्चुअली पास्ट में देखा गया है, बोरा का गुफा, कारला का गुफा, बोरा नहीं कारला का गुफा। इसके अलावा अभी जंजीरा का किला आया था महाराष्ट्र से, है ना। अभी उत्तर प्रदेश से भी आए थे भीतर गांव का मंदिर, है ना। तो ये जो पुराने चीज रहे, किसी न किसी राजवंश वगैरह से जुड़े रहे ना इतिहास, तो वो चीज आपके एग्जाम में आ जाता है। ये मंडावी और बेदी बंदरगाह इसलिए बता रहा हूँ कि कच्छ के जो आपका कच्छ का खाड़ी है वहां पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मंडावी और बेदी बंदरगाह, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आपका गुजरात में है। मांडवी और बेदी बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित। देखिए कच्छ का रन भी है, कच्छ का रन, कच्छ का रन है, वो रन पिक्चर भी है अभिषेक बच्चन का, और एक आपका कच्छ की खाड़ी, है ना। और गुजरात में बहुत सारे चीज़ है जो आपके एग्जाम में आता है। काठियावाड़ी का नाम आपने सुना होगा, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम भी है, सौराष्ट्र है ना। तो ये सब जो है गुजरात के चीज़ है भाई। इसके अलावा जो और भी चीज़ हैं, पालीताना का जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, है ना, बंसदा, ये क्या बोलते हैं भैया, गिर हो गया। इसके अलावा रण महोत्सव वहाँ मनाया जाता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये सब जो भी है, सुदर्शन ब्रिज हो गया अभी लेटेस्ट में। तो ये सब तो बात पहले ही बता दिया हूँ मैंने, ये चीज़ आपको याद रखना है आज, है ना। इसके अलावा अभी आपने मांडवी बंदरगाह देखा, अब मांडवी नदी देखिए। देखिए मांडवी नदी जो है गोवा का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं, मतलब लंबी तो नहीं लेकिन पॉपुलर बहुत है, मांडवी नदी, है ना। इसी मांडवी नदी को आप महादई नदी भी कहते हैं गोवा में। और जैसे जैसे कोंकण रेलवे रन करता है 3 स्टेट से, यानी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, सेम जो है आपका ये मंडोवी नदी या महादई नदी इन्हें ही कहते हैं। तो ये जो है तीनों राज्य में बहती है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, है ना। जुआरी नदी गोवा में सबसे लंबी नदी है, जुआरी नदी जो है गोवा में सबसे लंबी नदी है। आपको याद होगा कि सीपीओ में और इससे पहले सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था, इस दोनों में पूछ दिया कि ये जुआरी नदी क्यों है। क्यों पूछा गया था, क्योंकि जुआरी नदी में कोई हीरो नहाने गया था? नहीं भाई, ये जो जुआरी नदी है ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका मर्मागुबा बंदरगाह है इनके मुहाने पे। तो ये जो मर्मागुबा बंदरगाह है, यहाँ से आयरन ओर जो है यानी लौह अयस्क जो है इंडिया में सबसे ज्यादा सप्लाई इसी बंदरगाह के माध्यम से होती है, निर्यात होती है। तो ये चर्चा का विषय रहता है, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है भैया। तो जुआरी नदी कहाँ पे हो गया, गोवा के अंदर हो गया। और इसका उद्गम की बात करेंगे तो इसका हेमस बरसेम, ये पश्चिमी घाट का एक जगह है, तो इससे होता है। ये पश्चिमी घाट रीजन की नदी है जुआरी नदी, जहां मर्मागुबा बंदरगाह स्थित है। और इस बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात जो है बहुत ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में। खंभात की खाड़ी कहिए, कच्छ की खाड़ी कहिए, गंगा डेल्टा कहिए, यानी जो भी नमकीन बहुल क्षेत्र है, या फिर ये कहे कि जहां जहां ज्वार भाटा वाला क्षेत्र है ना, जहां जहां समुद्री किनारा वाला क्षेत्र है, वहां पे ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, तो आप कहेंगे ज्वार के रूप में पाई जाती है, ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है। इस चीज को मैंने अलग लैंग्वेज में पहले भी आपको बता दिया है कि मैंग्रोव वन को और क्या कहते हैं ना, मैंग्रोव वन को और क्या कहते हैं, तो आप कहते हो मैंग्रोव वन को और ज्वारीय वन कहते हैं सर, ज्वारीय वन कहते हैं, ठीक
ठीक है भैया। तो मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, अब इसमें रिलेशन आप स्थापित करेंगे। जहाँ जहाँ समुद्री किनारा होता है लगभग मैंग्रोव हर जगह पाई जाती है। मैंग्रोव वन का क्या है विशेषता भाई कि इनके जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा झाड़ी के रूप में होती है, और ये जो झाड़ी होती है आपकी, ये जो झाड़ी होती है ये वाला, तो ये ज़्यादातर समय जल में डूबा हुआ रहता है। आधा से ज़्यादा जो है इनके मतलब बाँह तक, क्या कहेंगे, कमर तक जो है जल में डूबा हुआ रहता है। तो इससे आप ऐसे अगर क्वेश्चन कल हो के एग्जामिनर पूछे कि भाई नमकीन बहुल क्षेत्र में जहाँ मैंग्रोव वन पाई जाती है ऐसे एरिया में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। चीज़ों को टटोल मटोल के पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए गंगा डेल्टा, सबसे पहले देखिए एक छोटी सी बात भी एग्जाम में काम आया था, जो बच्चे पुराने हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि मैं कई बार मौखिक रूप से ये चीज़ बताया हूँ कि जो डेल्टा है इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर सुनते हुए पूछ दिया था। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये भी लगभग त्रिभुजाकार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है ना, वहाँ पे एक ग्रिड पद्धति भी प्रचलित में था, है ना। तो ये सब पहले बता दिया हूँ, चलते हैं आगे। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन कहते हैं, यहाँ भी लिख दिया है मैंने। ये दलदली वाला वन होता है, दलदली वाला। इस प्रकार के वन तटीय इलाके में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लगभग 42%। और इंडिया में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा है? चिकनी मिट्टी, सॉरी माफ कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी। ये कितना है भैया? 44%। तो यहाँ साथ में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सर्वाधिक बड़ी हिस्सा गुजरात राज्य में है। किस चीज़ की बात हो रही है सर? मैंग्रोव की बात हो रही है, मैंग्रोव की। तो दूसरा गुजरात में है 23%, लगभग आधा, पश्चिम बंगाल का आधा। और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 12%। तो ये आप देखेंगे मैंग्रोव का, इन तीनों को जोड़िएगा तो अधिकांश इन तीनों जगह ही हो जाता है। बाद में कि मैंने कहा कि जहाँ जहाँ तटीय वाला राज्य है वहाँ वहाँ मैंग्रोव पाए जाने की संभावना होती है। जो पिछला वित्तीय वर्ष गया है, अभी तो हम 2024-25 वित्तीय वर्ष में जी रहे हैं, लेकिन जो पिछला वित्तीय वर्ष था 23-24 में, वहाँ पे ये मैंग्रोव संरक्षण और इसमें वृद्धि करने के लिए जो है मिष्टी परियोजना चलाया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, बजट में घोषणा किया गया था। इनके अलावा भारत में मैंग्रोव वन है ना गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा इत्यादि में पाए जाते हैं। इसमें ताप्ती और नर्मदा का नाम क्यों नहीं है कोई बच्चा, है ना? क्योंकि भैया ये दोनों नदी डेल्टा बनाता ही नहीं है, तो कहाँ से इसमें नाम रहेगा? ठीक है भाई, डेल्टा नहीं बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है। इसका और वो क्या विशेषता है? ये पश्चिम दिशा में फ्लो होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। जहाँ ताप्ती आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है, वहीं नर्मदा सीधे सीधे अरब सागर में गिर जाती है। चलते हैं आगे। इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पावर प्लांट। देखिए मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा पावर प्लांट, चूंकि मुंद्रा एक गाँव का नाम है जो गुजरात के अंदर है, तो ये भी गुजरात में आराम से हो जाएगा। इनके अलावा रोंगकर जो असम का एक प्रमुख त्योहार है, रोंगकर है ना, असम का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये कौन से जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं असम के अंदर? तो कार्बी जनजाति के द्वारा। कार्बी से कुछ याद आया क्या? कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी का जो नाम है ना, आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जो पहाड़ी जो फेमस हैं वो जाति के नाम पे रखा गया, जैसे गारो खासी जयंतिया, मिकिर, लुसाई, है ना, ये आपका कार्बी, ये सभी जो है ना किसके नाम पे है? ये जाति के नाम पे है। तो कार्बी जनजाति के द्वारा जो है असम के अंदर रोंगकर त्योहार को सेलिब्रेट करी जाती है। अब देखिए असम के अंदर कई ऐसे त्योहार हैं जो अपने को आराम से याद भी नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर को बड़ा याद रहता है, पूछ देता है। तो हम भी आपको बताने के लिए तैयार हैं। अली ए लिलांग असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा, देखिए ये मिसिंग है, मिसिंग मतलब हराया हुआ, माफ करना भैया मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम आपको याद दिलाने के लिए रखने के लिए कुछ ऐसा कॉमिक बता दे रहे हैं ना। अली ए लिलांग असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा बीज बोने का त्योहार है। यानी ये त्योहार उस समय स्टार्ट होता है जब आपका बीज बोना स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि झारखंड में एक त्योहार रोहिणी है, ये भी बीज बोने की त्योहार है झारखंड के अंदर। और अली ए लिलांग है असम के अंदर। असम के अंदर एक त्योहार का नाम है मीदे मीफी, है ना। ये त्योहार क्या होता है? पुरखों को याद करते हैं, पुरखों को मतलब यंगस्टर्स होते हैं ना, अपना जो बाप दादा ऐसा, इनके अलावा असम में डोल जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। यह होली के जैसा ही होता है, मतलब होली के जैसा ही, इसे रंगों का त्योहार कह देते हैं। समझ में नहीं आया? देखिए
असम में जो डोल जात्रा त्यौहार है ना, जैसे हम होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं, इंडिया में अगर रंगों का त्यौहार कहे तो कोई थोड़ी कहेगा दिवाली, है ना, वो तो रोशनी का त्यौहार है। और भी पूछता है आपके एग्जाम में कि रोशनी का त्यौहार किसे कहते हैं, दिवाली को, और ये होली रंगों का त्यौहार है। वैसे ही जो असम में डोल जात्रा त्यौहार मनाया जाता है, इसे भी रंगों का त्यौहार कह देते हैं, ठीक है, कहते हैं और कह देते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा तो फर्क है। इनके अलावा जो आपका उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में भी डोल जात्रा त्यौहार आप मना लोगे। अगर ऑप्शन में असम नहीं है तो उड़ीसा हो सकता है ऑप्शन के अंदर। उड़ीसा में बहुत सारे यात्रा है भाई, जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा, है ना, इसके अलावा ये डोल यात्रा, बहुत सारे यात्रा है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा चलते हैं आगे, रोशनी का त्यौहार दिवाली को। इसके अलावा असम में सबसे प्रमुख त्योहारों में आपका है बिहू। देखिए बिहू गीत भी होता है असम के अंदर, बहुत सारे ओकेजन पे किया जाता है, शादी विवाह में भी किए जाते हैं, है ना। लेकिन बिहू एक त्यौहार भी है जो 3 बार मनाए जाते हैं, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार, साल में 3 बार। ये आपका अप्रैल में जो मनाया जाता है उसे हम कहते हैं बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, ठीक है, अप्रैल में। इसे याद रखने के तरीके क्या बताया था कि भाई होली जो होते हैं इंडिया के अंदर वो जनरली क्या होगा, या तो फरवरी के लास्ट में होगा या मार्च में होगा। तो मार्च के पास से कौन सा महीना नजदीक पड़ेगा, अप्रैल नजदीक पड़ेगा कि अक्टूबर नजदीक पड़ेगा, है ना। तो भैया कि जनवरी नजदीक पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि सबसे नजदीक अप्रैल पड़ता है। तो जो अप्रैल में पड़ता है ना वो रंगोली बिहू होता है, नाम से याद रख लेंगे, रंग का त्यौहार, होली के पास रंगोली बिहू। उसके अलावा जनवरी में जो आपका तिला संक्रांति के पास होता है, यानी मकर संक्रांति के पास होता है, उसे हम कहते हैं भोगाली, माफ कीजिएगा, जनवरी में माघ बिहू या भोगाली बिहू, सही है भाई, भोगाली बिहू कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में जो बिहू होता है उसे कटी या कंगाली बिहू, यानी ये गरीबी वाला बिहू होता है, इसीलिए कंगाली शब्द लगा हुआ है। चलते हैं आगे। इनके अलावा सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को शुरू करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, तो ये असम को ही रिलेट करता है। और ये शास्त्रीय नृत्य को जो मत है ये क्या है भाई, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। जो पास्ट में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिय नृत्य का कौन सा मत है, तो भक्ति आंदोलन, है ना। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मोपीन त्योहार होता है ना, मोपीन त्योहार ये कौन जनजाति के लोग मनाते हैं, तो गालो जनजाति के लोग। देखिए गालो मैंने भाषा भी बताया है, गालो भाषा, नीसी भाषा, ये सब कहाँ पे बोले जाते हैं, ये सब आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही बोले जाते हैं, ठीक है, गालो भाषा भी। इन तो गालो जनजाति का भी नाम है। तो ये गालो लोग क्या करते हैं, मोपीन त्योहार मनाते हैं। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्योहार आपने काफी बार एग्जाम में अटेंड करा होगा। ये सोलुंग त्योहार आदि जनजाति के लोग मनाते हैं, आदि जनजाति के लोग, है ना। इनके अलावा पक्के पागा हॉर्नबिल यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है जो न्यासी जनजाति के याद करते हुए मनाया जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो पक्के पागा जो जगह है वो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पक्के पागा टाइगर रिजर्व। तो उस टाइगर रिजर्व में जो है हॉर्नबिल नामक पक्षी होती है, तो उनके संरक्षण करने के लिए ये नीसी जनजाति लोग प्रयासरत रहे थे, ऐसा का मतलब कहना है ना। तो उन्हीं के सम्मान में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, पक्के पागा हॉर्नबिल। वैसे सीधा सीधा हॉर्नबिल रहेगा तो कहाँ पे होता है, नागालैंड के अंदर होता है, आप सभी को पता है, समझदार हो सारे। इनके अलावा पक्के पागा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इनके अलावा नागालैंड के प्रमुख त्योहार सेंक्रेनी जो है ये अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा होता है, हॉर्नबिल होता है। कितने दिन तक चलती है, 10 दिन तक। अच्छा ठीक है, ये सेंक्रेनी त्योहार भी 10 दिन तक चलती है, इसे भी याद रख लेंगे। नागालैंड में ये जो दोनों मेजर त्योहार है ये दोनों ही 10-10 दिन तक चलती है भाई। इसके अलावा है ना जो आपका हॉर्नबिल त्योहार है ना, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। और हॉर्नबिल त्योहार जो है ईस्वी 2000 से स्टार्ट हुआ इस रूप में मनाना, ठीक है। इनके अलावा खर्ची पूजा ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। त्रिपुरा में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसी पार्टिकुलर जाति का इसमें नाम नहीं आएगा, हालांकि ये भी उसी प्रकार का त्यौहार है, लेकिन अन्य लोग भी मनाते हैं। जैसे राजस्थान में जो घूमर डांस है पहले भील जनजाति ने शुरू करा, फिर मीना जनजाति में प्रचलित हुआ, और अब जो है राजस्थान में लगभग हर जगह लोग कर लेते हैं घूमर के अंदर। उसी प्रकार से ऐसे ही त्रिपुरा में जो खर्ची पूजा है ना, ये सभी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 14 देवी
देवताओं की इसमें पूजा होती है। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि खर्ची पूजा में कितनी देवी देवताओं की पूजा, तो 14 आंसर करने का है। इनके अलावा लाय हरोबा, ये मणिपुर का प्रमुख त्योहार है जो मेतई जनजाति के लोग काफी अभी चर्च में भी आया था पिछले साल, तो इसी मेतई जनजाति के द्वारा जो है लाय हरोबा मणिपुर में मनाई जाती है। देखिए सागा दावा, ये सिक्किम का जो है बहुत बड़का त्योहार है। भूमचू, सागा दावा और लोसांग, ये सिक्किम का, ये तीनों बहुत बड़े बड़े त्योहार हैं, है ना। तो ये जो सागा दावा त्योहार है ये बौद्ध समुदाय के बेसिकली महायान शाखा के लोग है ना, खाली महायान शाखा। देखिए बौद्ध धर्म में 2 शाखा, जैन धर्म में भी 2 शाखा, महायान शाखा, हीनयान शाखा। बौद्ध धर्म में कौन सा 2 शाखा, महायान, हीनयान। और जो जैन धर्म में है वो कौन सा भैया, श्वेतांबर और आपका दिगंबर। तो यहाँ भी 2 शाखा, यहाँ भी 2 शाखा। इसकी बात नहीं करते, यहाँ पे आते हैं। जो महायान शाखा है इसी से बड़े बड़े जो शासक हुए प्राचीन काल में, अगर आपसे पूछता है कि ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से है तो बाय डिफॉल्ट महायान याद रखिएगा, ठीक है। हीनयान में बहुत कम देखे गए हैं। तो महायान शाखा के लोग जो है बौद्ध धर्म के, वो सागा दावा त्योहार कहाँ पे, सिक्किम में मतलब मनाते हैं। और इस त्योहार को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल कहा जाता है। ट्रिपल मतलब 3 से है, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद से, फेस्टिवल मतलब त्योहार। इसका मतलब है कि एक साथ 3-3 आशीर्वाद मिल जाते हैं इस त्योहार को मनाने से, वैसा वहां पे लोगों का मानना है। कौन से 3 से आशीर्वाद, तो भगवान बुद्ध के जन्म का जो पुण्य होता है, ज्ञान का और मोक्ष के प्राप्ति का, तो ये तीनों एक साथ जो है इस पे एप्लीकेबल होता है। अर्थात कल हो कि आपसे कोई पूछे कि सागा दावा त्योहार में क्या करते हैं, तो भगवान बुद्ध के 3 घटनाओं का जो है ना वर्णन करते हुए त्योहार मनाते हैं। सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे का त्यौहार जो है शोक के रूप में मनाते हैं। भले यह त्यौहार है लेकिन अंदर से जो है शोक का त्यौहार है ये, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो आपका गुड फ्राइडे है वो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने का दिन है ना। तो ये शोक का त्यौहार है। दूसरा एक ईस्टर त्यौहार है। ईस्टर जो है जो गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार को जो होती है गुड फ्राइडे, ये जो आपका गुड फ्राइडे है तो सिंपल सी बात है कि गुड फ्राइडे लिखा है तो शुक्रवार को होगा। तो इसकी जो तीसरे दिन आपका संडे पड़ता है वो संडे को आपका ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ये ईस्टर का त्यौहार हैप्पीनेस का त्यौहार है ना। और ये इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह साहब को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था तो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे, रिबॉर्न हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये खुशी का त्यौहार और गुड फ्राइडे गम का त्यौहार। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्मदिन वाला फिक्स है इनका डेट, कौन सा भैया, 25 दिसंबर। क्या मनाते हैं, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, सेंटा क्लॉज, है ना। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 का संबंध किससे है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 कहते हैं कि राज्यसभा में पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ये ध्यान रखेंगे। कहते हैं और के अनुसार होना, ये दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो। जैसे आपने 79 में पढ़ा होगा, मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि 79 में ही कहते हैं कि भाई लोकसभा जो है भारतीय सदन के निम्न सदन होंगे। लेकिन अगर कहे कि भाई लोकसभा के बारे में उपबंध किया गया है तो फिर हो जाएगा 81 नंबर आर्टिकल, है ना। अगर इन दोनों को जल्दी मतलब एक ही जगह ठीक से सोचे तो ऐसा लगेगा जहाँ पे उपबंध किया गया है वहाँ पे बताया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए एग्जामिनर खोज के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाते हैं, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो है 63 में है। एक सेकेंड, 52 से 61, 62 के 63 सही है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में तो आपको पता ही होगा कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे खुद का विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी अगर विधानसभा की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो एगो के हैं, एगो दिल्ली के हैं, एगो पुदुचेरी के हैं। तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में, और बाद में की जो भी इंडिया में राज है वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भर का पूरा सदस्य भाग लेता है, चाहे तो मनोनीत हो चाहे तो आपका निर्वाचित हो, है ना। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही निपटान किया जाता है, ठीक है भैया। इसके अलावा अगला पॉइंट है
राष्ट्रपति के चुनाव में, ये मैं बता ही दिया था। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालते हैं? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। उपराष्ट्रपति भी किसी कारण नहीं है तो कौन संभालते हैं? CJI संभालते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके अलावा अनुच्छेद 79 संसद के अनुसार, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि लोकसभा भारतीय सदन के निम्न सदन होंगे। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है, जबकि 81 लोकसभा से संबंधित है। राज्यसभा और लोकसभा क्या है? चेन के हिसाब से बता दिया हूँ। यहाँ एज आपको लगेगा भैया 25 वर्ष, यहाँ एज आपको लगेगा भैया 30 वर्ष। यहाँ आपका कार्यकाल होगा जनरली 5 वर्ष का, यहाँ आपका कार्यकाल होगा जनरली 6 वर्ष का। इस सदन का अपना कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। इस सदन का यानी राज्यसभा का कार्यकाल होगा परमानेंट, ये कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है भैया, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। ये सब लोकसभा राज्यसभा, इसमें अधिकतम सदस्य हो जाएंगे 238 + 12 250। इसमें अधिकतम सदस्य हो जाएंगे अब 550, पहले 552 हुआ करता था। अभी हमारा लोकसभा जो चल रहा है 543 पे चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है? आप लोगों से आंसर डिमांड करूंगा। 19वां है, 20वां है, 18वां है, 17वां है, या फिर इसमें ऑप्शन नहीं है, बताइएगा। इनके अलावा अगला जो हमारा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि जो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो आपके कहाँ पे? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार सामूहिक रूप से होते हैं। अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया है कि राज्य के जो मंत्रिपरिषद हैं, राज्य में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, केरला, है ना, तो वहाँ के जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होगा। तो ये सब जो आपका आर्टिकल के अलावा भी उप आर्टिकल, जैसे आपका सेक्शन बना के जो 1, 2, 3 दे देते हैं ना, वो ज़्यादा फोकस कीजिएगा अगर आप एसएससी के बड़े एग्जाम देते हैं तो। इनके अलावा अनुच्छेद 195 विधानमंडल के जो सदस्य, विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा या फिर जहाँ पे विधान परिषद है, उनके जो भी सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ता इत्यादि का उपबंध करी गई है। अनुच्छेद 177 राज्यों में जो महाधिवक्ता होते हैं, जो राज्यों में सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होती है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो ये विधानमंडल में बोलने का जो इनको स्वतंत्रता देता है ना। इनके अलावा जो अनुच्छेद 76 है, इससे क्या होता है? 76 से नियुक्ति होती है किसकी? महान्यवादी की। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन ये जो महान्यवादी है, आप सभी जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक पद पे रह सकते हैं। लेकिन ये संसद के कार्यवाही में जो भाग लेते हैं, ये आर्टिकल 88 पावर देता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता है ना। ये जो आपका वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 176 क्या होता है कि राज्यपाल विधानसभा और राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, प्रथम सत्र के दौरान जनरली करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुनील छेत्री ने अपने फुटबॉल कैरियर में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के बाद संन्यास की घोषणा 2024 में करी? देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुनील छेत्री क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है हाल में ही जो है संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच से। तो इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 94, यानी जब तक खेलते रहे तब तक, जीवन तो अभी भी है इनका, तो 94 गोल किया है इन्होंने। तो ये ध्यान रखेंगे, 94 गोल किए हैं 151 मैच के अंदर सुनील छेत्री के द्वारा, ये ध्यान रखना है। इनके अलावा सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल इतिहास में सबसे लोकप्रिय और महान खिलाड़ी हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना। देखिए, ये बात भी याद रखना क्यों ज़रूरी है मेरे भाई मेरे बहन? इसलिए क्योंकि आपने छेत्री सरनेम देखा, जैसे अभी एक उमा छेत्री का नाम आपने सुना होगा। उमा छेत्री जो है महिला क्रिकेट में डेब्यू करने वाली असम की प्रथम महिला क्रिकेटर है ना। तो ये छेत्री सरनेम देखते ही अपने को क्या क्लिक होता है कि ये जो है पूर्वोत्तर भारत से होंगे। लेकिन इनका जन्म अगर पूछेगा तो तेलंगाना आंसर करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपका किराना घराना के मजे हुए जो गायक पंडित भीमसेन जोशी, अब नाम से कैसा लग रहा है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे? साउथ में हुआ है ना। तो भैया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इसीलिए सुनील छेत्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सुनील छेत्री 2002 में सर्वप्रथम मोहन बागान क्रिकेट क्लब के लिए जो है फुटबॉल क्लब को जो है ज्वाइन किए थे, और 2005 में अपना पहला इंटरनेशनल गोल पाकिस्तान के खिलाफ दागे थे। तो दोनों बात ध्यान रखना है। जन्म तेलंगाना में हुआ था, 94 गोल किए हैं। पहला गोल पहला जो ज्वाइन किए फुटबॉल क्लब वो मोहन बागान है, और अंतर्राष्ट्रीय गोल पहला पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में। सुनील छेत्री को वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिस साल 12
आदमी को दिया गया था, अगर आपको याद हो मिताली राज भी इसमें शामिल थी और जो ओलंपिक में पदक जीत करके आए थे। 2019 में पद्मश्री इत्यादि जो आपका अवार्ड हैं उनसे सम्मानित किए जा चुके हैं। सुनील छेत्री भारतीय इतिहास में सबसे अधिक 7 बार, है ना, 7 बार जो है बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो ये बहुत बड़ी इनकी जो है सफलता का देखने को मिल रहा है आपको कि 7 बार जो है फुटबॉल महासंघ जो है भारत का, उसके द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाना कोई छोटी बात नहीं है। फुटबॉल की शासी निकाय फीफा ने सुनील छेत्री के सम्मान में, है ना, कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक वृत्तपत्र, है ना, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री टाइप से कह सकते हैं, इन्होंने बना के इनको सम्मान किया था। तो फीफा जैसे संस्था सुनील छेत्री को सम्मानित करते हैं तो किस लेवल की खिलाड़ी होंगे अपने क्षेत्र में आप समझते होंगे, इससे क्वेश्चन आना एकदम तय है। सुनील छेत्री का 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच, चूँकि ये राउंड फिगर में है और ऐसे राउंड फिगर वाले क्वेश्चन भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देते हैं कि 100वां टेस्ट 1000वां टेस्ट किसके साथ हुआ, तो इनका भी 150, चूँकि 151 मैच खेले तो 150वां मैच जो था ये खेला गया आपका इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में, है ना, असम में खेला गया था। यह मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफायर मैच था अफगानिस्तान के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इंडिया हार जाती है। तो ये 150वां मैच अफगानिस्तान के साथ खेला, ये ध्यान रखना है। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा करने से पहले अंतिम मैच कुवैत के साथ खेला, ये भी एक पॉइंट आपके हो सकते हैं एग्जाम के लिहाज से। अंतिम मैच किसके साथ, तो कुवैत के साथ खेला था। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को क्या कहा जाता है भाई, ब्लू टाइगर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू टाइगर्स कहा जाता है, ये एक उपनाम है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे आप न्यूजीलैंड वाले क्रिकेटर को कीवी कह देते हो, ऐसे ही समझिए अपने यहाँ जो फुटबॉल होता है उनको ब्लू टाइगर्स कह देते हैं, पुरुष फुटबॉल टीम को इकट्ठे रूप से। भारतीय फुटबॉल टीम के पुरुष में जो नए कोच की नियुक्ति हुआ है ये जुलाई 2024 में हुआ है। ये MTS वाले के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इनका नाम है मोनोलो मार्केज। क्या नाम है भाई, मोनोलो मार्केज को जो है जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में एज अ कोच डिप्यूट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो दुनिया के 4 बड़े बड़े इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है कुल 130 गोल किए हैं। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, 109 गोल किए हैं। अली डे ईरान के रहने वाले हैं, 108 गोल किए हैं। और सुनील छेत्री 94 गोल किए हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो अपना भारतीय भी टॉप 5 में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटबॉल में भी, है ना। इनके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे, ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं कई दिन से एग्जामिनर को रीड कर रहा हूँ। प्रथम महानवादी, प्रथम कैग, प्रथम सेना के अधिकारी, प्रथम फील्ड मार्शल, तो ये भी आपके एग्जाम में आ ही सकता है ना। BCCI के प्रथम अध्यक्ष, IOC के प्रथम अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार अभी देख रहे हैं, 6-7 महीना या साल भर से काफ़ी बार एग्जाम में आ रही है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख रामदास कटारी थे। इनका नाम है भैया रामदास कटारी, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए अपना जो नौसेना है इनका कई बार नाम चेंज हुआ है। पहले आज़ादी से पहले से चूँकि ये है तो पहले रॉयल ब्रिटिश नेवी हुआ करता था, बाद में भारतीय नौसेना इनका नाम पड़ा है। तो जब भारतीय नौसेना नाम पड़ा है तो भी इनमें जो है अंग्रेज को डिप्यूट किया गया था। बाद में रामदास कटारी एक ऐसे शख्स हुए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख हुए, तो इनको ध्यान रखना है। रामदास कटारी साहब भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख थे, यहाँ पे लिखा है। पर भारत में प्रथम फील्ड मार्शल, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सैम बहादुर मोनेक्सा। इसके ऊपर शायद इनके ऊपर माफ़ कीजिएगा, इनके ऊपर जो है विकी कौशल शायद पिक्चर भी बना रहे हैं या बना लिए हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था इनके गेटअप में विकी कौशल को। इनके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब, जिनका निधन हो चुका है हेलीकॉप्टर क्रॉस में। इनके अलावा जो सेकंड CDS बना इंडिया का, इनका नाम है अनिल चौहान, और इत्तेफाक से ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। बिपिन रावत साहब भी उत्तराखंड के रहने वाले थे और अनिल चौहान साहब भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे इत्यादि की एग्जाम में, KM करियप्पा। इनके अलावा वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में अभी हाल में ही उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं डिपोर्ट हुए हैं, मनोज पांडे साहब का स्थान लिए हैं इन्होंने 2024 के अंदर, तो ये करंट से बनेगा। इनके अलावा प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस आप कब मनाते हो, तो 15 जनवरी को मनाते हो। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं भारतीय वायुसेना। देखिए भारतीय वायुसेना का जो है अभी वर्तमान में कौन है, एडमिरल R हरि कुमार थे अपना, है ना, एडमिरल R हरि कुमार जो है तैनात थे भारतीय जो है नेवी, माफ़ कीजिएगा, एडमिरल R हरि कुमार जल सेना में था, छोड़िए इसको, ये जल सेना में था, ये गलती हो गई, ये जल सेना में था एडमिरल R हरि कुमार, वो भी बदल चुके हैं, इसीलिए आ गया यहाँ पे लफ्ज पे, है ना। तो फिलहाल इसको देखते हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना
एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी हैं और प्रतिवर्ष जो है वायुसेना दिवस इंडिया में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल में ही दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्हें अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं, इन्होंने आर एडमिरल हरि कुमार का जो है जगह लिए हैं। तो ये करेंट सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 2 तो आपका करेंट से हो गया, एक तो द्विवेदी जी आपका थल सेना में आ गया और ये त्रिपाठी जी आपका किस में आ गए भैया, जल सेना में। तो ये दोनों न्यूली अपॉइंट है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है ना। और नेवी दिवस इंडिया में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा लंपिया धुरा काला पानी क्षेत्र भारत और किस देश के बीच स्थित है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करता हूँ, आप कहीं खोजोगे तो शायद ना मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनता कैसे एग्जाम में, मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूँ, मैं उसे कई बार बताया हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ नया होने जा रहा है, चर्च की विषय बन गई, तो वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि ये लंपिया धुरा काला पानी क्षेत्र अभी अभी चर्चा में आया था। ये सिक्किम और भारत के बीच जो है स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया इसे कि लंपिया धुरा काला पानी क्षेत्र भारत और किस देश के बीच स्थित है, तो नेपाल के बीच में जो है स्थित है। नेपाल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा आता है, सुगौली की संधि, है ना। सुगौली की संधि नेपाल के नाम से जुड़ा हुआ होता है। तो एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाल में ही चर्च में रहे मेरापी द्वीप, अब जो भी चर्च में रहा है हाल फिलहाल, इसको मैं दिखाता हूँ। मेरापी द्वीप, ये मेरापी द्वीप कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। यहाँ पे क्या हुआ भैया, ज्वालामुखी फटा और नुकसान हुआ, तो ये जो है चर्च में रहा, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए इंडोनेशिया जो है ये दुनिया में सबसे बड़े इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में ही रहते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे इंडिया है, 2 नंबर पे कौन है भैया, इंडिया है। तादाद की बात करें तो, है ना। तो ये जो इंडोनेशिया है इसे क्या कहते हैं, इसे आइलैंड का ग्रुप कहते हैं, द्वीपीय समूह वाला द्वीप कहते हैं, द्वीपीय समूह वाला देश भी कह सकते हैं। हाल में ही चर्चा कब इसका एक न्यू राजधानी भी बन चुका था, न्यू संतारा, है ना। नू संतारा नाम था इनका, नू संतारा, पहले जाकार्ता फिर नू संतारा आपका नया राजधानी बने इंडोनेशिया का। और प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में आए थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति, है ना, डॉक्टर सुकर्नो एज ए चीफ गेस्ट। इनके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहा माउंट मंगुलो, ये कहाँ पे है, ये पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी में है। यहाँ पे क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था, है ना, भूस्खलन हो गया। भूस्खलन समझते हैं ना, लैंडस्लाइड टाइप का, बहुत ज़्यादा धंस जाते हैं, पहाड़ वगैरह धंस के गिर जाते हैं, लोग दब जाते हैं, यातायात ठप हो जाता है ना। तो ये माउंट मंगलू में पापुआ न्यू गिनी के अंदर है, ये आपका जो है चर्चा का विषय रहा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहे सक्सगाम घाटी, ये कहाँ पे भाई, ये लद्दाख में। ये क्यों चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यहाँ पे चीन ने सड़क के निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था और ये लद्दाख साइड में है, अपने इंडिया का क्षेत्र में ही पड़ता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है, जो केटू पर्वतमाला है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वतमाला को ही केटू कहते हैं, जो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसके उत्तरी बारी साइड में जो है आपका सक्सगाम घाटी मिलेगा, जो लद्दाख के अंदर है, तो ये भी चर्चा का विषय रहा। इनके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी जो द्वीप है वो कौन सा है भैया, ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड किस देश में है, तो ये डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी भी पहले पूछा जाता था, कोपेनहेगन होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन। इनके अलावा सेलुलर जेल भारत के कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में स्थित है। जैसा इसे काला पानी की सजा इसे भी कह देते हैं, चूंकि आपने क्वेश्चन के बेस में काला पानी शब्द देखा था, इसीलिए मुझे इसे रखना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है भाई, नहीं तो कई बच्चे इनको एक ही मान लेंगे। इनके अलावा हाइफा बंदरगाह अभी काफ़ी चर्च में है, अभी भी बने हुए हैं चर्च में। ये क्यों है चर्च में, क्योंकि जो अडानी ग्रुप है, अपने इंडिया का जो उद्योगपति अडानी है ना, तो इन्होंने जो है इसे अधिकृत किया है हाइफा बंदरगाह को। ये किस देश में है, ये इजराइल के अंदर है। तो यहाँ पे है ना लेटेस्ट करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, यानी जून 2023 से पहले जो भी चर्च में रहा, लगभग चीज़ को मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करा है। ISL इंडियन सुपर लीग 2023-24 के विजेता कौन है ना। इंडियन सुपर लीग कप जो है 2023-24 के विजेता आपके मुंबई सिटी है। कौन है भैया, मुंबई सिटी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता मुंबई सिटी है। एक सेकेंड,
हाँ, तो इंडियन सुपर लीग कप 2023-24 के विजेता कौन हो गए? तो मुंबई सिटी हो गए, है ना भैया, मुंबई सिटी। इंडियन सुपर लीग 23-24 के फुटबॉल प्रतियोगिता विजेता रहा आपका मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, जिन्होंने कोलकाता के मोहन बगान सुपर जॉयंट्स को हराकर यह जीत हासिल की है। मुंबई का ये सेकेंड तमगा है इस प्रकार के कप में, यानी ISL सुपर लीग के कप जो है इसमें इनकी दूसरी जीत है। ठीक है भैया। इनके अलावा ISL 2022-23, अभी देखिए 23-24 आपने देख लिया मुंबई, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका 22-23 वाला ही एग्जाम में आए, चूँकि ये बहुत जो है ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र के धुरंधर कप हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ISL 22-23 अगर आपसे पूछता है, जो ज़्यादा पूछेगा, इसे कहीं लिख ही ले भैया, है ना। तो ये मोहन बगान जीते हैं, उपविजेता रहे थे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, और जो लेटेस्ट वाला हुआ है आपका उसमें मोहन बगान रनर अप रहा है और मुंबई आपका जीता है। तो दोनों बात ध्यान रखना, है ना। 23-24 वाला जो है मुंबई जीते, मोहन बगान उपविजेता रहे, और 22-23 वाला मोहन बगान जीते, आप बेंगलुरु उपविजेता रहे थे। ठीक है। इससे एक साल और पुराना जाएंगे, 21-22 वाले की बात करेंगे तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब जीता था, उपविजेता रहा था केरल ब्लास्टर। तो इसे 3 बार का जरूर ध्यान रखें, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कभी कभी 2 साल पीछे का भी पूछ देता है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे जी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में करी गई थी और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि ये फीफा के साथ करार कब किया, तो 1948 में, है ना। फीफा के साथ जो है करार 1948 से होती है, यानी फीफा इनको जो है जानते हैं कि ये भी एक संघ है, लेकिन स्थापना 1937 के अंदर हुआ था। फीफा का मुख्यालय भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यूरिख के अंदर है ना, ज्यूरिख के अंदर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है भाई? तो 2024 वाला विजेता है मुंबई क्रिकेट टीम। किसे हरा के? विदर्भ को हरा के। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र के ही टीम है, विदर्भ एक रीजन है। मुंबई की रणजी पर यह 42वीं बार जीत है ना। कितने बार टाइटल प्राप्त किए मुंबई? 42वीं बार। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहे थे? सौराष्ट्र रहे थे, बंगाल को हरा के। तो अब 24 वाला कहेगा तो मुंबई, 23 वाला कहेगा तो सौराष्ट्र, अब 22 वाला कहेगा तो कोई बच्चा बता सकता है? इतिहास रच दिया था, MP ने जीता था महाराष्ट्र को हरा के, मुंबई को हरा के। ठीक है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में होती है। रंजीत सिंह के नाम पे यह ट्रॉफी का नाम रखा गया है, जो इस बार के CHSL एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे है, तो रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया था, है ना। BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाने वाली यह सबसे पुरानी घरेलू श्रृंखला है, जो 4 दिन और 5 दिन तक चल सकती है। 4 दिन भी होती है, 5 दिन भी होती है। इनके अलावा दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता, अभी 24 वाला नहीं हुआ है, सितंबर महीना में होना है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं हुआ है। तो 23 वाले विजेता दक्षिण क्षेत्र विजेता यानी साउथ जोन जीते हैं पश्चिम क्षेत्र को हरा के, है ना। इसके अलावा इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1961-62 में हुआ था। किसकी बात हो रही है सर? दिलीप ट्रॉफी की। इस प्रतियोगिता का नाम दिलीप सिंह के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके, एक तो कब हुआ, किसके नाम पर, और लेटेस्ट विजेता। इनके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2006-07 में हुआ था, है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता है पंजाब, पहली बार, फर्स्ट टाइम, है ना। अर्शदीप सिंह का नाम सुने होंगे, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है काम किए। इनके अलावा बड़ौदा को हरा के जीते थे। T20 फॉर्मेट का यह गेम है, BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। BCCI की स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1928 में होती है। और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष अब कौन बना है? हाल में अभी घोषणा हुआ है कि जय शाह जो है अब ICC के बन जाएंगे। जय शाह जो है ICC के बन जाएंगे, क्योंकि पहले BCCI में सचिव थे जय शाह, और अध्यक्ष के बारे में सेम टू सेम रहेगा रोजर बिनी, है ना। रोजर बिनी एज अध्यक्ष बने रहेंगे, बस जय शाह जो सचिव था ना, उनके जगह पे कोई आएंगे। अब जय शाह जो है ICC के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की बात कही जा रही है। इनके अलावा डूरंड कप 2023 के विजेता कौन है भैया? मोहन बगान। अब ये डूरंड कप भी किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल से है, और मोहन बगान इनके विजेता है 23 सेशन के लिए। उप विजेता रहा था ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल को हरा के मोहन बगान ने 23 के लिए जो है डूरंड कप जीते थे। डूरंड कप की शुरुआत आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, 1888 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है इंडिया के लिहाज से देखें तो। डूरंड कप 2024 के विजेता, अभी तो आपने 23 वाला देखा कि मोहन बगान जीता है, 24 वाला जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल
फुटबॉल क्लब। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अगर फुटबॉल का कप टूर्नामेंट सबसे पुराना पूछता है तो डूरंड कप आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल फुटबॉल का जो क्लब होता है, नहीं समझे, देखिए जैसे ये किसी के नाम पे होना है, डूरंड कप खेला जा रहा है, क्लब मतलब एक टीम का नाम है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो मोहन बागान है, और सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता कहेगा तब डूरंड कप होगा। हल्के में मत लेना, हल्का भारी कर देता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे देगा आपको। भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, इसकी स्थापना 1889 होगा कि 79 होगा, ये होगा 89 के बाद 90, तो ये 89 होगा, 1889, यानी डूरंड कप से जस्ट अगले साल जो है आपका मोहन बागान फुटबॉल क्लब एस्टैब्लिश्ड हो गया था। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो सुनील छेत्री थे ना, वो सबसे पहले मोहन बागान को ही ज्वाइन किया था 2002 में, और 2005 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल किया था पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है भाई, कितने गोल किए टोटल? 94। इनके अलावा कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम, जिनके 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? अब देखिए बहुत सारे बच्चा कलामंडलम देख लेते हैं, फिर एक ट्रिक अपना लेते हैं कि इस नृत्य से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम कथकली नृत्य के जो है नृत्यांगना है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कथकली है ना, सही है, कथकली केरल बाला सुब्रमण्यम, ये पुरुष होना चाहिए जी। कथकली केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में आपका मोहिनीअट्टम भी आता है। मोहिनीअट्टम से एक खास क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है भाई, कि इसमें जो है कोई भी जेंट्स भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला ही भाग लेते हैं आपके मोहिनीअट्टम में, कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य 8 है, ये तो आप सभी को पता है। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कथक। और एगो कौन छूट गया हो, एगो और कोई छूट रहा है, ओडिया उड़ीसा का। ठीक है, तो ये हो गया भाई 8 शास्त्रीय नृत्य। तो अगर आपसे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछता है तो 8 है ना, क्योंकि जो संस्कृति मंत्रालय है इंडिया में, वो 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। तो इस प्रकार से टोटल जोड़ेंगे तो 9। लेकिन अगर सीधे सीधे भी आपके एग्जाम में पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो आपको 8 ही आंसर देना है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य का जो आपका दर्जा देने वाला जो संस्था है वो संगीत नाटक अकादमी है। ठीक है, वैसे अगर संस्कृति मंत्रालय ऑप्शन में प्रश्न में लिख दे कि उनको पकड़ते हुए, तब 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ये जो छऊ नृत्य है ये 3 जगह होता है, बता चुका हूँ मैं। ये आपका झारखंड में भी होता है, सरायकेला वाला, फिर पश्चिम बंगाल में पुरुलिया वाला, और फिर मयूरभंज में ओडिशा वाला। इसके अलावा यहाँ पे 2022 के लिए किन्हें किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है डांस के क्षेत्र में, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। मंजुला रामास्वामी, इनको भरतनाट्यम के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है ना, मंजुला रामास्वामी को। नालनी एंड कमालनी अस्थाना, कई बार आपने अटेंड किया होगा, ये कथक नृत्य से बहना संबंधित है, और ये आपका 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मतलब सम्मानित है। कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम कथकली से, जो मैंने प्रश्न का बेस है। एन न्युक्सकी देवी मणिपुरी से, है ना। इसके अलावा भगभटुला सेथुरुमा कुचिपुड़ी से, सेथुरमन होगा, सेथुराम, है ना। निरंजन राउत ओडिसी से। गोविंदा सैकिया, सत्रिया से सैकिया बोरबयान गोस्वामी, बता दिए हैं उधर जाने का है, कहाँ पे, सत्रिया के पास। कला विजयन मोहिनीअट्टम से, और सुधुचरण महतो छऊ से। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख लेंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगता है यहीं से आपका दागेगा, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा लेटेस्ट भी नहीं पूछता और ज़्यादा दूर का भी नहीं पूछता है। साहित्य नाटक अकादमी 2022 परफेक्ट बैठेगा उनके लिए, 24 में हम एग्जाम देने जा रहे हैं। इनके अलावा ऊपर दिए गए सभी कलाकार को 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, यही मैंने नोट करके लिख दिया है। फरवरी 2023 में ओडिशा के किन 3 जिलों में सोना का भंडार पाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब बिहार में सोना का सुराग पता चला था, तुरंत ही एग्जाम में छप गए थे। तो यहाँ भी ओडिशा के 3 जिला वो है देवगढ़, क्योंझोर और मयूरभंज। ये तीनों जिला में जो है स्वर्ण का जो है उपस्थिति का पता चला था 2023 के फरवरी महीना में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे उड़ीसा में। अब देखिए हाल फिलहाल में कहाँ पर क्या क्या जो है डिटेक्ट हुआ, जिससे मैं आप यहाँ पे बताना चाहता हूँ। फरवरी 2023 में भारत में लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था। मई 2023 में फिर से लिथियम राजस्थान के देगाना में मिला। ये देगाना में मैंने आपको बताया है कि टंगस्टन का उत्पादन भी होता है। आप सही देख रहे हैं, टंगस्टन का संकेत W होता है, न कि T होता है। ठीक है, लिथियम के भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई देगाना में। हाल में ही यानी जून 2024 के अंदर मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में लिथियम होने का
प्रमाण मिला है। तो ये सब लिथियम वाला है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा टाइम के अनुसार कि कब किसको मिला है, क्योंकि एक से अधिक जगह आपका जो है डिटेक्ट हुआ है। तो अगर फरवरी 23 के अनुसार तो जम्मू कश्मीर, मई 23 के अनुसार तो राजस्थान, इसके अलावा अभी लेटेस्ट 24 वाला पूछेगा तो कर्नाटक और एमपी के अंदर जो है आपका लिथियम होने का प्रमाण डिटेक्ट किया गया है। वर्तमान में सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन कौन करता है, तो स्वर्ण का जो उत्पादन है ना वो KGF का जो है अधिकार है। जैसे कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य के अंदर है। कोलार और हट्टी ये दोनों जो है आपका कहाँ पे रहेगा, ये कर्नाटक के अंदर है। और यहाँ पे स्वर्ण का 80% से अधिक उत्पादन होता है इंडिया लेवल पे। तो ये तो एक अधिकार है, इसमें इसके लेवल में कोई नहीं है। इनके अलावा आंध्रगिरी का जो आंध्र प्रदेश का रामगिरी स्वर्ण खदान जो अनंतपुर ज़िले में है, ये क्वेश्चन आपके CHSL ने पूछा कि ये रामगिरी जो है ये आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में है, तो अनंतपुर ज़िले में पकड़ के चलेंगे। ये भी सोना के लिए फेमस है। हाल में ही बिहार के जुमई जिला में भी स्वर्ण भंडार का अनुमान लगाया है। इससे पहले बांका में भी स्वर्ण का अनुमान लगाया गया था, जो क्वेश्चन एग्जाम में आके चले गए। ठीक है, तो अगर बिहार के लिहाज से पूछता है हाल फिलहाल की बात, तो जुमई जिला को टिक करना है। भारत में सबसे अधिक लोहा अयस्क, बॉक्साइट, निकेल और क्रोमाइट, ये 4 चीज़ जो है ना सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन वर्तमान में उड़ीसा राज्य के द्वारा करी जाती है। वर्तमान समय में सबसे अधिक मैग्नीज, हीरा, तांबा मध्य प्रदेश में। अब हीरा से आप पकड़ लिए होंगे, क्योंकि हीरा का जो है ना पन्ना खान का एकाधिकार है इंडिया में। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो एक जैसे जो भी एक जैसे मिनरल्स या अन्य चीज़ है जो एक स्टेट में होता है, एक साथ लिख दिया हूँ आपको याद रखने के लिए। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, लेकिन भंडारण की बात करेंगे तो झारखंड राज्य में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर वेरी करता है। अगर उत्पादन कहे हाल फिलहाल में तो छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन अगर भंडारण कहे तो झारखंड के अंदर हो जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से और भी काफ़ी घूमता रहता है, बैलाडीला। बैलाडीला लोहा के लिए है प्रसिद्ध, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। और एक बादाम पहाड़ी भी घूमता रहता है, बादाम पहाड़ी और तालचेर, बादाम पहाड़ी और तालचेर। तालचेर में भारी जल संयंत्र है, बादाम पहाड़ी लोहा के लिए खान है। ये दोनों के दोनों आपके रहेंगे उड़ीसा के अंदर। एक वो आपका मलाजखंड घूमता रहता है एग्जाम के अंदर, मलाजखंड जो है ये आपके MP के अंदर है, तांबा जोन है। एक आपका खेतरी काफ़ी बार पूछा जाता है, खेतरी आपका राजस्थान में है। जवार का खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी राजस्थान के अंदर है। अभी मैंने कहा भाई देगाना, ये देगाना राजस्थान के अंदर है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ये वो मैंने बताया भैया नोवा मुंडी, काफ़ी बार पूछा जाता है, नोवा मुंडी ये आपका झारखंड के अंदर है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है झारखंड के अंदर, इसे भी ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में जो कंद्रमुख है ना, कंद्रमुख पहाड़ी, तो ये भी आपका जो है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है, ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ ऐसा फेमस। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा काफ़ी बार पूछा जाता है, जादूगोरा आपका यूरेनियम के लिए झारखंड में, तुमलापल्ली यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश में। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ से सीसा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, और छत्तीसगढ़ में टीन सबसे अधिक उत्पादन, कोयला और टीन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में होती है। यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक, ये चारों के चारों वर्तमान में जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश, है ना। इनके अलावा ऊपर दिए गए सभी उत्पादन का डाटा 2023 के प्रथम छमाही तक है, यानी आपको यही चीज़ पूछेगा वर्तमान में, ऐसा नहीं है कि जुलाई 2024 तक का पूछेगा उत्पादन, है ना। इनके अलावा नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने का ... साधन है। आज ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे भेजा है, तो मैंने आप लोगों को रख दिया हूँ, क्योंकि ये परसों के दिन बताया था और बच्चा मॉक टेस्ट गलत किया है। इसका मतलब आप सही से समझे नहीं या सही से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं, वो उन्होंने लिखा कि सर आप परसों ने नेगेटिव बताया था, यहाँ पे मात्रात्मक दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चा ये कथन के रूप में क्वेश्चन था, एक कथन में दिया गया था मात्रात्मक और एक कथन में दिया गया था गुणात्मक। इसका प्रमाण भी दिखा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, है ना। तो ये जो है मात्रात्मक आंसर होगा। ये परसों या चौथे रोज मैंने आपको बताया था इस प्रकार की क्वेश्चन कि जब CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI इनके जो है बढ़ाने घटाने के लिए जिम्मेवार संस्था है, अगर इनको बढ़ाता है तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति जो है ना बाजार में तरलता घट जाएगी, है ना, तरलता जो है घटेगी। तो ये निगेटिव हो गया घटना। इसी निगेटिव को पकड़ के बच्चा ने मुझे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया
कि आपने ये बताया, यहाँ आंसर अलग है। अरे निगेटिव यहाँ पे कहने का मतलब तरलता में निगेटिव होगा कि बाजार में जो फ्लूइड है पैसे की, रकम की, उसमें कमी आएगी। और ये कैसे कमी आती है, चीज़ों को समझो, समझाना फिर से चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि मौद्रिक नीति बनाने के लिए जिम्मेवार संस्था है इंडिया में। इस मौद्रिक नीति में कई सारे चीज़ आते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो उसमें से एक CRR है। इस CR को क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात, ये हिंदी अंग्रेजी में मैंने जस्ट जो है बताया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए मैं 2 मिनट की एग्जांपल दूं, है ना, कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप किसी साहूकार से ना मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं, हाँ 1 मिनट, आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपका सैलरी देखता है बैंक वाला कितना है भाई, 60,000 है। तो ऐसा नहीं कि आप 60,000 का EMI करा लोगे, कभी जाना 60,000 का EMI नहीं करेगा आपका, आप 60% ही यूज कर सकते हैं। अधिक से अधिक 40,000 अगर बैंक वाला सही रहा तो मांडवली करके 40,000 का EMI आप करा सकते हो। ये 20,000 रुपया जो है ना, एक बाध्यता है कि आपको रखना होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी बाध्यता है CRR के अंदर कि भाई बैंक को ना एक अपनी जिनका जितना भी रकम है उनका कुछ प्रतिशत, और ये प्रतिशत कौन तय करेगा, RBI तय करेगा। ये प्रतिशत आपको RBI के पास जमा रखना होगा, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि CRR बढ़ जाती है, CRR को बढ़ा दिया तो जो बैंक के पास पैसा था वो जमा, तो वो तो बाद है भाई CRR की रकम जितना दर है उतना पैसा रखने के लिए। अब जब CRR बढ़ गया तो ये अपना अधिक पैसा इनको जमा करना पड़ेगा, RBI मान लीजिए ये है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पैसा इनके पास RBI के पास रख दिया इन्होंने, तो इनके पास पैसा कम हो गया। अब जो ये लोन लोगों को आसानी से दे रहे थे, हो सकता है कि उसमें कठिनाई उत्पन्न हो, या फिर लोन की जो है इन्होंने महंगा कर देना है लोन, तो लोग इससे क्या होगा, कम लेगा तो जो मुद्रा की तरलता बाजार में बनी हुई है उस पर असर पड़ेगी, निगेटिव असर पड़ेगी, घटेगी। मैं ये समझाया था, न कि मात्रात्मक और गुणात्मक। समझ गए बच्चा, जो भी हो आप कमेंट किए हो, है ना, देख लेना, समझ लेना, है ना, समझिए। अब तो समझ ही जाना चाहिए यार, इतना सिंपल सी बात है। मैंने एग्जांपल दिया हूँ, अभी किस चीज़ का एग्जांपल दिया भाई, बाध्यता बताया ना कि हाँ EMI का एग्जांपल दिया। तो वैसे ही इनका है कि भाई RBI कहता है कि आप जमा पूंजी के 5% मेरे पास आपको रखना ही रखना होगा। ये 5 से जब 8% होगा, अब इसके पास मान लीजिए 5,000 रुपया है, पहले 5% जमा करता था 2,500 रुपये, अब 8% जमा करेगा तो 4,100 रुपये, 4,000 रुपये जमा करेगा। ये छोटा सा रकम लेके बताता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो इनके पास पहले रहता था 3,500 रुपया, अब रहेगा भाई कितना रहेगा, पहले रहता था 2,500 घटेगा तो कितना होगा भैया, जो भी होगा 500। पहले 4,500 रहता था, अब कितना रहेगा, 3,600 रहेगा। तो असर तो हुआ ना भाई, समझ रहे हैं। तो ये लोगों को लोन देने में आनाकानी करेगा, या फिर लोन का रकम रेट महंगा कर देगा, जिससे क्या होगा, कम लोग लेगा तो पैसा कम उसके पास रहेगा, कम पैसा रहेगा तो तरलता घटा ना भाई। तो ये चीज़ बताना चाह रहा था, यही चीज़ इसमें लिखा है। और लास्ट में क्या लिखा है कि मुद्रास्फीति रोकने में जिम्मेवार है। जब CRR बढ़ जाएगा, तरलता घटेगा, जब पैसे में न रहेगा तो सामान कहाँ से आप खरीदोगे, तो मुद्रास्फीति भी अस्थिर हो जाएगी, यानी घटेगी। सिंपल सी बात है। चलिए, एक ही चीज़ को 2 बार सही नहीं लगता बताना। रेपो रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से ब्याज जो है लेता है, यानी ये जो रेपो रेट है इस पे क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, और इस पे ब्याज कौन कमाता है, RBI। रिवर्स रेपो रेट सेम क्या है, इसका उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, RBI उधार लेते हैं कमर्शियल बैंक से कम समय के लिए, इसका मतलब RBI ब्याज चुकाता होगा कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत, ठीक है भाई। अब आप ही सोच के बताइए, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा कि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहेगा। तो आप कहोगे सर हमेशा रेपो रेट का वैल्यू रिवर्स रेपो रेट के वैल्यू से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भाई कोई भी संस्था डूबने के लिए थोड़ी बना है ना। इनके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुने जाने वाली पहली भारतीय मूल की अभिनेत्री कौन है, तो ये अनसुईया सेन गुप्ता है। अनसुईया सेन गुप्ता, बंगाल के रहने वाली अनसुईया सेन गुप्ता। ये कांस शहर का नाम है भाई, ये कान पकड़ने वाला कान नहीं है, ये फ्रांस के अंदर है। कई बार आपने डायरेक्ट यही क्वेश्चन SSC GD वगैरह सब पूछ देता है कि ये कांस क्या है, तो कांस क्या है, एक शहर फ्रांस के अंदर। अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म सेमलेस, इसका नाम है भाई सेमलेस, है ना, सेमलेस पिक्चर का नाम है ना। इनके लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी कौन है, तो दीपिका मिश्रा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है, पंडित रविशंकर 1968 में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भी याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं प्रथम एशियन व्यक्ति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भी ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जयशंकर कुरुप, मलयाली भाषा के लिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार एम सुब्बालक्ष्मी, कर्नाटक संगीत के लिए। तो ये सब कुछ बातें जरूर ध्यान रखना। अब इन सब में से क्वेश्चन आप अपने माइंड में सोच सकते हो जो मैंने पास्ट में बताया है। रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या कुछ क्वेश्चन है। शांति निकेतन के फाउंडर है, गुरुदेव कहा जाता है। नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिया था गुरुदेव। और क्या है भाई, गुरुदेव महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए। इसके अलावा और भी क्या है गुरुदेव से, है ना, गुरुदेव से अगर अभी शांति निकेतन यूनेस्को में चला गया, यहीं पे आप याद कर सकते हो। तो ये सब जो है आप रिवीजन के लिए अपने माइंड को चला सकते हो और पढ़ने का यही सही तरीका है। जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे ही सिखा रहा हूँ। इनके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पे टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर ग्रुप इसकी एस्टैब्लिश्ड जिस ईयर में हुआ था वो याद कर सकते हैं। हिंदी भाषा में पहली बार किसे मिला था सब बता दिया हूँ। इनके अलावा भारत रत्न में अभी कितने संगीतकार को मिले हैं, ये 6 हैं, इनको ध्यान कर लेना है मन में, है ना। इनके अलावा पटकाई बम पहाड़ी की श्रृंखला भारत और किन किन राज्यों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। इसके अलावा अगर और जोड़ना चाहे तो असम, है ना, असम भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो है पटकाई बम पहाड़ी में इतने आ जाएगा। पटकाई बम पहाड़ी 3 पर्वत श्रृंखला से मिलके बने होते हैं। पटकाई बम, खासी गारो जयंतिया, इसको एक श्रृंखला मानेंगे, हालांकि ये तीनों अलग अलग, कहाँ पे, मेघालय के अंदर। और लुसाई पहाड़ी, ये तीनों मिलके बनते हैं पटकाई बम पहाड़ी, जो कौन कौन से स्टेट को कवर करेंगे, तो 5 स्टेट को, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ, क्योंकि ये पूर्वोत्तर में है, क्योंकि ये सब राज्य पूर्वोत्तर के हैं, समझ रहे हैं। इनके अलावा लुसाई पहाड़ी को आप क्या कहते हैं, लुसाई पहाड़ी को आप मीजो पहाड़ी भी कहते हैं, VVI करके रखेंगे इसे। लुसाई पहाड़ी को आप मीजो पहाड़ी भी कहते हैं। नंगा पर्वत जिसे दिमिर या पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है, नंगा पर्वत का ना दिमिर कहते हैं या फिर पहाड़ों का राजा भी कहते हैं। यह कश्मीर पाकिस्तानी साइड, जो POK वाला मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है ना, तो उस साइड में आपको ये मिलेगा दिमिर या नंगा पर्वत, है ना। इनके अलावा पटकाई बम पहाड़ी श्रृंखला बर्मा में कुमून तोंगदान के नाम से जाना जाता है। क्या भाई, कुमून तोंगदान के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी को सरामती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरामती कहा जाता है। इनके अलावा मिस्मी तथा डाफला जनजाति के नाम पे जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी के भी नाम है, मिस्मी पहाड़ी, डफला पहाड़ी, ये जनजाति के नाम पे है। यह आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। बाद बाकी गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है वो भी जनजाति के नाम पे ही है। कार्बी आंगलोंग भी जनजाति के नाम पे ही है, कार्बी जनजाति होता है। कंचनजंगा जो भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी है, यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है और यह दुनिया का तीसरा और भारत का पूर्ण रूप से पहला सबसे ऊँची चोटी है। कितना हाइट है इसका, 85-86 मीटर है ना। और इसका दूसरा का नंबर का यानी K2 का 86-11 मीटर है और एवरेस्ट का कितना है भाई, 88-50 मीटर है। तो ये 3 गो जो है दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी है, पीक है। इसके अलावा किस गवर्नर जनरल के काल में जोनाथन डंगन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी गई, तो वैरेन हैंगस्टस। इसी के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करा था। वैरेन हैंगस्टस को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है ना। देखिए वायसराय वाला अलग से वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा, काम आएगी, ये क्वेश्चन रहता है उससे। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन, कोई भी बच्चा आज के बाद नहीं बोलेगा कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने बड़े बारीकी से और अच्छे से समझाया है। भले आप PDF पढ़ो तो भी एक बार वीडियो आपको जरूर देखना है ना। इसी के काल में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में आपका सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता में 1774 में हुआ था। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी फिर दोबारा, और हाई कोर्ट की स्थापना इंडिया में सबसे पहले 1862 में हुआ था। तो ये जो कोर्ट वगैरह है ना आज़ादी से पहले, ये 3 बार चर्च है ईस्वी को रिलेट करके, तो आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में होता है, इन्हीं के कार्यकाल में यानी वैरेन हैंगस्टस के कार्यकाल में। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स हिक्की 1780 में इन्हीं के कार्यकाल में चलाता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में इसी के समय गठन किया गया था, यानी वैरेन हैंगस्टस के काल में ही गठन किया गया था। आलिया विश्वविद्यालय 1780 कोलकाता, इसी के समय गठन किया गया था। इसके अलावा प्रथम आंग्ल, थोड़ा बाहर से नॉइज आता होगा तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत है, तो जहाँ मिलता है PDF लिख लेता हूँ, जाते आते जहाँ भी हो बना देता हूँ वीडियो, आजकल क्या करूँ मैं।
है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 इसी के समय हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84, ये भी बैरन हेंस्टस, यानी प्रथम और दूसरा जो मराठा आंग्ल युद्ध हुआ वो बैरन हेंस्टस के काल में हुआ। सलाबाई की संधि 1782, ये भी आपका बैरन हेंस्टस के काल में हुआ। रोहिल्ला युद्ध 73-74, जब रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसी समय बैरन हेंस्टस था, तो ये रोहिल्ला युद्ध के समय भी रहेगा। इसके अलावा ये जो बैरन हेंस्टस है इस पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। लगाया कौन था? क्लाइव लगाया था, है ना। द्वैध शासन कौन लगाया था बंगाल में? क्लाइव लगाया था। समाप्त कौन किया था? उनका अगला बैरन हेंस्टस। इन्होंने कोलकाता में दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना करी। SSC GD 2024 में ये पॉइंट पूछा गया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको। इसी के समय कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। कोलकाता को, हाँ सही है, कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। बाद में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में बात हुई और पूर्ण रूप से 1931 में जाके जो है दिल्ली भारत की राजधानी फीता कटा इरविन के द्वारा। ठीक है। इनके अलावा अगला जो है प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन डायरी के लेखक लेखिका कौन है? तो इंडियन डायरी के लेखक लेखिका ES मॉन्टेग्यू है। आज मैंने इंडिया शब्द से जो भी पुस्तक बन सकते हैं यहाँ पे रखा हूँ, आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक अलेक्जेंडर डफ है ना। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, कर्जन से लेकर नेहरू तक एंड आफ्टर एंड उसके बाद, इनके लेखक दुर्गा दास है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इंडिया स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक RC दत्ता है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखिका सरोजनी नायडू है। तो दोस्तों ये थे आज के, नहीं और है। इंडियन होम रूल के लेखक महात्मा गांधी है, यानी हिंद स्वराज हिंदी में। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी साहब है। दादा भाई नौरोजी साहब को क्या कहा जाता है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आता है, हमने पास्ट में अच्छे से डिस्कस कर ली है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे कम दशकीय वृद्धि किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा तो आपने देखा कि भाई मेघालय की है, तो आपको दूसरका भी याद रखना है और आंकड़ा भी याद रखना है जो टॉप में रहे। तो केरल सबसे कम दूसरा जो है दशकीय वृद्धि दर्शाया आफ्टर नागालैंड। नागालैंड सबसे कम 0.6% निगेटिव में दशकीय वृद्धि दर्शाया था, यानी आदमी घट ही गया था नागालैंड में। अब कारण चाहे जो रहा हो, जनगणना 2011 के संपूर्ण देश की जो दशकीय डेकेडिकल ग्रोथ था ये 17.64% था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 5 राज्य, तो मेघालय सबसे ज़्यादा, दूसरका है अरुणाचल प्रदेश, तीसरका है बिहार। वाह भाई वाह, है ना। तो ये जो है आपका तीसरका जनसंख्या ग्रोथ बिहार का है। पहला, दूसरा, तीसरा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ की बात करेगा तो, सबसे लोवेस्ट ग्रोथ की बात करेंगे आप तो नागालैंड, फिर आ जाएगा आपका केरल, फिर आ जाएगा गोवा। तो शुरू से 3, लास्ट से 3 जरूर याद रखना। जिनको CGL का एग्ज़ाम देना है और जिनको MTS का एग्ज़ाम देना है वो पहला लास्ट भी याद रखोगे तो चलेगा। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है और सबसे कम हरियाणा में है। तो दूसरा पूछा गया था इस बार का CHSL में, लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का। और सबसे कम लिंगानुपात में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का था उस समय, है ना, क्योंकि ये 2011 का डाटा है और बाद में आपका 2019 में जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, तो यहाँ से कट लेगा वो, है ना। इनके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश तो पदुचेरी तो एज इट इज अभी भी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं जम्मू कश्मीर बनने के बाद भी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर टुडे एग्जाम का आप कोई सा भी कंटेंट है ना, जैसा कि आपने कई सारे रिजल्ट के माध्यम से या फिर कहीं से जो बच्चे कमेंट वगैरह या फिर टेलीग्राम या फिर कंटेंट सीधा देख करके अगर आप समझ रहे हैं कि ये काम का है तो आप ले सकते हो, है ना। आप कोई भी बच्चा जो कि कहीं से पेड नहीं ले सकता, है ना, मतलब कैसे क्या पढ़े कि तो जो है हमें असर करे एग्ज़ाम में, तो वो सब बच्चे के लिए मैं हूँ, यानी मैं मनोज। टुडे एग्जाम आपके सेवा में हमेशा हाजिर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।